हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः हमारे RNT एजुकेशन बोरवा यूट्यूब चैनल में वेलकम। आज हम एक नए सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, वो है अपना संस्कृत। किसके बारे में बात करेंगे आज अपन? संस्कृत। देखिए, आज नया सब्जेक्ट्स जिसका है संस्कृत, और इसमें अपन संस्कृत के बारे में थोड़ी सी नॉर्मल सी जानकारी प्राप्त करते हैं और इसके बारे में वर्ण विचार के बारे में जानेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं संस्कृत क्या है। संस्कृत क्या है? तो संस्कृत एक प्रकार की क्या है? भाषा है। क्या है? भाषा है। देखिए, जो हमारा संस्कृत शब्द है वो क्या है? एक प्रकार की भाषा है। और भाषा शब्द किससे मिलकर बना है? भाषा शब्द संस्कृत की धातु भाष धातु से किससे मिलकर बना है? संस्कृत की धातु भाष से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? प्रकट करना। क्या अर्थ होता है? प्रकट करना। एक दूसरी धातु है भाष। ध्यान रखना, इससे भास्कर शब्द बना है, लेकिन जो भाषा शब्द है वो इस भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, अर्थात अपनी अभिव्यक्ति को दर्शाना, अपनी अभिव्यक्ति को प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। देखिए, किसी भी जीव के द्वारा अपने भावों और विचारों को प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? भाषा का प्रयोग किया जाता है। मानव अपना भाव या विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है उसे अपन क्या कहते हैं दोस्तों? भाषा कहते हैं। आप अपनी विचारों को, भावों को किस प्रकार से या किस रूप में प्रकट कर सकते हैं? तो एक तो आप बोलकर प्रकट कर सकते हैं। किस रूप में? बोलकर। दूसरा है आप उसे लिखकर भी आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। और तीसरा है संकेतों में, सांकेतिक भाषा के रूप में भी आप अपने विचारों को, भावों को प्रकट कर सकते हैं। ये तो होगी दोस्तों इसके रूप। लेकिन अगर मैं बात करूं भाषा के कौशल के बारे में, किसके बारे में? भाषा के कौशल। तो भाषा के कुल कौशल कितने हैं? 4। कितने कौशल है? 4 कौशल है। और वो 4 कौशल कौन कौन से हैं? सबसे पहला कौशल है श्रवण, जिसे कहते हैं सुनना। क्या है? श्रवण। दूसरा कौशल है वाचन। दूसरा कौशल क्या है? वाचन। और तीसरा कौशल है पठन, चौथा है लेखन। अर्थात अपन कह सकते हैं बालक सबसे पहले किसी भी बात को सुनता है। क्या करता है? सुनता है। उसके बाद में वो क्या करता है? बोलता है। वो क्या करता है? बोलता है। उसके बाद में वो उसे पढ़ता है और उसके बाद में वो लिखना सीखता है। तो दोस्तों, ये हो गया भाषा सीखने के क्रम। लेकिन डॉक्टर मांटा मौर्यश्री के अनुसार, डॉक्टर मांटेश्वरी के अनुसार क्रम क्या है? श्रवण, वाचन, लेखन और पठन। अर्थात बालक पहले सुनता है, फिर बोलना सीखता है, उसके बाद में लिखता है, फिर वो पढ़ता है। अर्थात अपन कह सकते हैं इनके अनुसार क्रम क्या है? सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। मैंने शॉर्टकट लिखा है सुनना, बोलना, लिखना और पढ़ना। यह क्रम किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? डॉक्टर मारिया मोंटेसोरी के द्वारा। आगे दोस्तों, अगर अपन बात करें संस्कृत शब्द के बारे में, किसके बारे में बात करें? संस्कृत शब्द के बारे में। तो संस्कृत शब्द किससे मिलकर बना है? संस्कृत शब्द सम उपसर्ग। यह किससे मिलकर बना है? इसमें उपसर्ग लगा हुआ है सम। अगर अपन बात करें इसमें धातु की, तो इसमें धातु कौन सी है? क्री धातु। और इसमें अगर प्रत्यय की बात करें तो कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? कृत प्रत्यय। संस्कृत शब्द किससे मिलकर बना हुआ है? सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय से। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पर यह बनता है कि संस्कृत शब्दे उपसर्गानि सन्ति, संस्कृत शब्दे उपसर्गानि अस्ति। संस्कृत शब्द में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग अपना क्या है? सम। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है, संस्कृत भाषाया
उपसर्गानि कति सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग है? तो संस्कृत भाषा में कुल कितने उपसर्ग है? द्वाविंशति। कितने उपसर्ग है? 22 उपसर्ग, 22 संस्कृत भाषा में कुल उपसर्ग है। और उपसर्ग है शब्द या धातु रूप के पूर्व में लगते हैं। उपसर्ग कहाँ लगते हैं? किसी भी शब्द या धातु रूप के पूर्व में लगते हैं। धातु क्या है? क्री धातु से हमारा संस्कृत शब्द बना है। अगर दोस्तों बात करें प्रत्यय की, तो प्रत्यय क्या होते हैं? किसी भी शब्द रूप या धातु के बाद में लगते हैं। धातु के पीछे लगने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रत्यय कहलाते हैं। यहाँ पर कत प्रत्यय लगा। कत प्रत्यय कहाँ पर आता है? जहाँ पर किसी भी शब्द के अंत में त न ट क्या आया हुआ होना चाहिए। अगर किसी भी शब्द के अंत में त है, न है या फिर ट है, तो उसमें कौन सा प्रत्यय होगा? कत प्रत्यय होगा। तो हमारा संस्कृत शब्द है वो किससे मिलकर बना है? सम उपसर्ग, क्री धातु और कत प्रत्यय से बना है। देखिए दोस्तों, संस्कृत एक भाषा है जिसे सभी भाषाओं की जननी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सभी भाषाओं की जननी किसे कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं। ध्यान दीजिए, पुत्र कुपुत्र जायते, माता कुमाता न भवति। पुत्र है वो कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो ऐसी प्यारी संस्कृत भाषा बहुत ही सरल है, जिसकी शुरुआत आज अपन 0 लेवल से कर रहे हैं। देखिए, संस्कृत और अपन क्या कहते हैं? संस्कृत को कहते हैं देव भाषा। क्या कहते हैं? देव भाषा। और देववाणी, संस्कृत को क्या कहते हैं? देववाणी भी कहते हैं और इसे भारती भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, देव भाषा क्या होता है? देवताओं की भाषा क्या है? संस्कृत। देववाणी किसे कहते हैं? देवताओं की वाणी संस्कृत। भारती, भारती क्या है? देखिए, भरत जैसे योद्धाओं का देश भारत, जिसमें निवास करने वाले लोगों की भाषा क्या है? संस्कृत है, और जिसे अपन क्या कहते हैं? भारती कहते हैं। तो भारत भी अपन किसे कहते हैं? संस्कृत को ही कहते हैं। दोस्तों, ये तो होगी शब्द के बारे में नॉर्मल सी जानकारी। अब अपन बात करते हैं संस्कृत के अंदर त्रिमुनि हुए थे। कितने मुनि हुए थे? त्रिमुनि। संस्कृत व्याकरण से कति मुनि संति। संस्कृत व्याकरण में कितने मुनि हुए थे? त्रिमुनि। वो मुनि कौन कौन से थे? जिसमें सबसे पहला स्थान दिया गया है पाणिनि को। किसको दिया गया है? पाणिनि को। दूसरा स्थान दिया गया है कात्यायन को। ध्यान दीजिए, कात्यायन को वर ऋषि भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर ऋषि भी कहते हैं। और तीसरे जो मुनि है वो है पतंजलि। कौन है? पतंजलि। ध्यान दीजिए, पाणिनि का बहुत ही संस्कृत भाषा में बहुत ही महत्व है, क्योंकि अगर पाणिनि नहीं होते तो आज अपन संस्कृत का अध्ययन नहीं करते। तो संस्कृत की योगदान में बहुत ही बड़ा पाणिनि का योगदान है। अपन बात करते हैं पाणिनि के बारे में। देखिए दोस्तों, पाणिनि जिसे संस्कृत का प्राथमिक या प्रथम मुनि कहते हैं। क्या कहते हैं? संस्कृत का प्राथमिक या प्रथम मुनि भी अपन कहते हैं। किसे कहते हैं? पाणिनि जी को। दूसरी बात, पाणिनि जी को सूत्रकार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको सूत्रकार भी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जब माहेश्वर सूत्र की रचना हुई, किसकी रचना हुई? माहेश्वर सूत्र की। ध्यान दीजिए, माहेश्वर सूत्र क्या होते हैं? माहेश्वर सूत्र महेश द्वारा उत्पन्न ध्वनि। जब देखिए, महादेव द्वारा, शिव जी के द्वारा डमरू बजाया गया या डमरू की शंखनाद से उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है? माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। देखिए दोस्तों, सूत्र क्या होता है? सूत्र वह होता है जिसके अंदर बहुत ही अधिक जानकारी छुपी हुई हो। अपन कह सकते हैं अल्पाक्षर, जिसके अंदर क्या हो? अल्प अक्षर हो। दूसरी बात है असंदिग्धम, जिसमें संदेह की कोई भावना नहीं हो। और तीसरी बात है सारवान, अर्थात सूत्र जिसके अंदर बहुत ही कम अक्षर हो। तीसरी बात, कोई उसमें संदेह की बात न हो, लेकिन सारवान, उसके अंदर बहुत ही बड़ी महत्व, उसके अंदर बहुत ही बड़ा रूप छुपा हो। ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? सूत्र कहलाते हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्र किससे उत्पन्न हुए थे? जब शिव जी के द्वारा डमरू बजाया गया था, तो उस डमरू से जो ध्वनि उत्पन्न हुई थी, जिसे अपन क्या कहते हैं? माहेश्वर सूत्र कहते हैं। और इन्हीं माहेश्वर सूत्र को लिपिबद्ध किसके द्वारा किया गया था? इन माहेश्वर सूत्र को लिपिबद्ध किसके द्वारा किया गया था? पाणिनि के द्वारा
किया गया था। और माहेश्वर सूत्रों की कुल संख्या कितनी थी? 14। सतवारी सत माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी थी? 14 थी, जिनको लिपिबद्ध किसके द्वारा किया गया था? पाणिनि के द्वारा किया गया था। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? भगवान शिव के डमरू से इनकी उत्पत्ति हुई। आगे अपन बात करते हैं, पाणिनि बहुत ही इंपोर्टेंट व्यक्ति है, तो थोड़ी सी उनके माता पिता के बारे में और जन्म स्थान के बारे में भी बात करते हैं। तो इनका जन्म है वो पाकिस्तान के सालातुर गांव में, पाकिस्तान के सालातुर ग्राम में हुआ था। पाणिनि का जन्म कहाँ हुआ था? सालातुर ग्राम में। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो स है, इस स का लफड़ा बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है पाणिनि का जन्म, ऑप्शन बी होते हैं 4 ऑप्शन, जिसमें पहला ऑप्शन होता है सालातुर, दूसरे में सालातुर, तीसरा ऑप्शन सालातुर और चौथा ऑप्शन। बस अपन को कंफ्यूज किस में करता है? इस स में ही कंफ्यूज करता है कि कौन सा स इसके अंदर आया हुआ है। आपको ध्यान ये रखना है, साला कौन सा? शिवजी वाला। साला कौन सा? शिवजी वाला, क्योंकि इनके द्वारा कहाँ से जो माहेश्वर सूत्र उत्पन्न हुए थे उनको लिपिबद्ध किया गया था, तो शिवजी के डमरू से उत्पन्न ध्वनि को ही इनके द्वारा लिपिबद्ध किया गया था। तो आपको याद क्या रखना है? शिवजी वाला सालातुर। देखिए, पाणिनि के पिता का नाम, पाणिनि के पिता का नाम क्या था? पणिन। क्या नाम था? पणिन था। अर्थात प्राचीन समय में पिता के नाम पर ही पुत्र का नामकरण किया जाता था, तो इनका नाम क्या रख दिया गया था? पणिन, पाणिनि। तो पणिन की संतान क्या होगी? पाणिनि होगी। इनकी माता का नाम था दाक्षी। क्या नाम था? दाक्षी। और दाक्षी होने के कारण पाणिनि को दाक्षी पुत्र भी कहते हैं। पाणिनि को क्या कहते हैं? दाक्षी पुत्र भी कहते हैं। तो पाणिनि की द्वारा एक बहुत ही बड़ी कृति या रचना की गई थी, जिसका नाम है अष्टाध्यायी। इनके द्वारा इनकी कृति क्या है? रचना है वो अष्टाध्यायी। कौन सी रचना है? अष्टाध्यायी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस अष्टाध्यायी के अंदर कितने अध्यायों का उल्लेख किया गया है? 8 अध्याय का। कितने अध्याय का उल्लेख किया गया है? 8 अध्याय का उल्लेख किया गया है। देखिए दोस्तों, थोड़ी सी अपन आगे बात करते हैं। तो अष्टाध्यायी में कितने अध्याय का उल्लेख किया गया है? 8 अध्याय का। कितने अध्याय है? 8 अध्याय है। ध्यान दीजिए, प्रत्येक अध्याय के अंदर पाद की संख्या कितनी है? 4। प्रत्येक अध्याय में पाद की संख्या कितनी है? 4। तो अपन कह सकते हैं इन 8 अध्याय में पाद की संख्या कितनी हो गई? 32। कितनी संख्या हो गई? 32। देखिए दोस्तों, पाद क्या होता है? जैसे आपने एक सूत्र देखा होगा, इकोयणसी। कौन सा? जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं इकोयणसी, उसके सामने आपने इस प्रकार के अंक लिखे हुए देखे होंगे। इसका मतलब ये है कि दूसरा अध्याय क्या है? दूसरा अध्याय, तीसरा पाद, दूसरे अध्याय का तीसरे पाद का 8वां सूत्र। समझ गए पाद क्या होता है? ये ऐसे अंक लिखे होते हैं जिसके अंतर्गत दूसरा अध्याय का तीसरा पाद और तीसरे पाद का कौन सा सूत्र है? 8वां सूत्र है। तो ये दोस्तों, ये होते हैं पाद। तो आपने बात की पाणिनि के बारे में। पाणिनि को सूत्रकार कहते हैं। इनकी रचना है वो अष्टाध्यायी है, जिसके अंदर 8 अध्याय है। प्रत्येक अध्याय में कितने पाद है? 4 पाद है। और कुल मिला के कितने पाद हो गए? 32 पाद हो गए। अब अपन बात करते हैं, अगर इनके अंदर कुल सूत्र कितने हो गए? 3978। आगे अपन दूसरे मुनि के बारे में बात करते हैं, वो है अपने कात्यायन या फिर वर ऋषि। कौन से मुनि है? कात्यायन या फिर वर ऋषि। वर्तमान में जो क्वेश्चन आता है वह जिसमें वर ऋषि नाम है अंकित होता है। कात्यायन का नाम न देकर किसका नाम दिया होता है? वर ऋषि का नाम दिया होता है। देखिए, इनको अपन क्या कहते हैं? वार्तिककार भी कहते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं? वार्तिककार। वार्तिककार भी कहते हैं। और कात्यायन या फिर वर ऋषि की जो रचना थी, जो कृति थी, उनकी रचना को अपन क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? वार्तिक। क्या कहते हैं? वार्तिक। अर्थात वार्तिक किसकी रचना थी?
कात्यायन या फिर वर्षि। आगे हम बात करते हैं तीसरे मुनि के बारे में। कौन से मुनि? अपने पतंजलि। पतंजलि, ध्यान दीजिए, पतंजलि को क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार। क्या कहा जाता है? महाभाष्यकार। तो पतंजलि को क्या कहते हैं? महाभाष्यकार। और पतंजलि की जो रचना थी, जो कृति थी, इनकी कृति को अपन क्या कहते हैं? महाभाष्य। क्या कहते हैं दोस्तों? महाभाष्य। तो ये अपने संस्कृत के अंदर त्रिमुनि के बारे में बात की। संस्कृत क्या है? भाषा। भाषा क्या होती है उनके बारे में अभी अपन ने बात की। संस्कृत शब्द के बारे में बात की। आगे अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण, अब अपन किसकी बात करते हैं? वर्ण के बारे में। वर्ण देखिए, ध्वनि की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको आगे खंडित नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? खंडित नहीं किया जा सकता। जिनको आगे टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता, ऐसी इकाई, ऐसे अंश क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। देखिए, अगर अपन संस्कृत के अंदर वर्णों की बात करें तो संस्कृत में कुल वर्ण कितने हैं? 50। कितने वर्ण हैं? 50। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, रामच। क्या है? रामच। अगर मैं इनके अंदर बात करूं कि इनके इस शब्द में वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसमें वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए, यह र और इसमें आ की ध्वनि आ रही है, आ। इसमें म और अ की ध्वनि, यह म और अ की ध्वनि, और साथ में विसर्ग। अब देखिए, इसके अंदर कुल कितने वर्ण हो गए? 1 2 3 4 5। कितने वर्ण हैं? 5 वर्ण हैं। अर्थात अपन कह सकते हैं अब इन वर्णों को आगे अपन विभाजित नहीं कर सकते, आगे इनको नहीं तोड़ सकते। तो वर्ण क्या है? एक अखंडित अंश है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता। और संस्कृत में वर्णों की संख्या कितनी होती है? 50 होती है। अब ध्यान दीजिए, वर्णों को अपन 2 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों के अंदर। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन में वर्ण को 2 भागों के अंदर बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन में। देखिए, 50 वर्ण, अगर मैं 50 वर्णों की बात करूं तो अपने पास में अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ली और बड़ा री, ए, आई, ओ, आउ। ये अपने पास में कितने वर्ण हो गए? 13 वर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये अपने पास में कितने वर्ण हैं? 13 वर्ण है। आगे अपना क वर्ग के 5 वर्ण। क वर्ग के कितने वर्ण? 5 वर्ण। इसी प्रकार स वर्ग के भी 5 वर्ण। इसी प्रकार आगे ट वर्ग के भी 5 वर्ण। इसी प्रकार आगे त वर्ग के भी 5 वर्ण और प वर्ग के भी 5 वर्ण। इस प्रकार मिलकर कुल मिलाकर कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण अपने पास में हो गए। तो 25 और 13 कितने हो गए? 38। ध्यान दीजिए, 4 वर्ण में और लिखता हूं, य, र, ल और व। सभी के सभी वर्ण कैसे होंगे? हलंत होंगे। और छ, छ, छ और ह। ये अपने पास में वर्ण कितने हो गए? 46। कितने वर्ण हो गए? 46 वर्ण हो गए। 4 वर्ण ध्यान दीजिए, विसर्ग और अनुस्वार, जीवामूलीय अनुस्वार। अनुस्वार, ये कोई भी वर्ण है अगर उसके ऊपर बिंदी आई हुई है उसके ऊपर उसे अपन क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। तो अनुस्वार भी एक प्रकार क्या है? वर्ण है। दूसरा विसर्ग, ये भी क्या है? अपना एक प्रकार से वर्ण है। और जिह्वामूलीय, जिसे अपन लिखते हैं इस प्रकार से। और आगे अपना है उपपद्यमानीय।
जिसे अपन लिखते हैं प, और इस प्रकार से आगे निशान या चिन्ह लगाते हैं। तो ये अपने पास में कुल कितने वर्ण हो गए? 50 वर्ण हो गए। कितने वर्ण हो गए? 50 वर्ण हो गए। और इन्हीं वर्णों में से अपन स्वर और व्यंजन को क्या करेंगे? अलग अलग बांटेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अपन स्वर की बात करें तो इसमें जो ऊपर वाले 2 लाइनों के अंदर है, ये अपने 13 वर्ण क्या है? स्वर है। 13 वर्ण कौन कौन से हैं? अ है, आ है, ई ऊ री, ली और री, ए आई ओ औ। ये अपने पास में 13 वर्ण क्या है? स्वर है। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 13 होती है। और 13 स्वर अपने पास में यह रहे। अब अगर आगे अपन स्वरों को और भागों में बांटें तो स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। स्वर को आगे कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। देखिए, इन्हीं में से इनको 3 भागों के अंदर अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले बात करते हैं मूल या ह्रस्व स्वर। मूल या ह्रस्व स्वर। दूसरा है अपने पास में दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा प्रकार है वो अपने पास में है प्लुत स्वर। क्या है? प्लुत स्वर। अब देखिए, बात करते हैं मूल स्वर के बारे में। इन 13 स्वर में से मूल स्वर कौन से हैं या ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं? देखिए, इसके अंदर सबसे पहला वर्ण अपना अ, ई, उ, री और लृ। ये अपने पास में कैसे वर्ण है? ह्रस्व वर्ण। कैसे वर्ण है? ह्रस्व वर्ण। तो ह्रस्व वर्णों की संख्या कितनी होती है? 5। इनकी संख्या कितनी होती है? 5। और कौन कौन से अपने पास में? अ है, ई है, उ है और री है, और अपने पास में क्या है? लृ है। ये अपने पास में कौन से वर्ण हो गए? ह्रस्व वर्ण हो गए। अर्थात इन वर्णों के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? केवल और केवल 1 मात्रा। 1 मात्रा मतलब है 1 पलक झपकने तक बोली जाने वाली मात्रा क्या कहलाती है? 1 मात्रा। तो इनको बोलने में कितनी मात्रा का समय लगता है? 1 मात्रा का समय लगता है। किसको बोलने में? मूल या ह्रस्व स्वर को बोलने में। आगे अपन बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। मूल स्वर की संख्या 5 और दीर्घ स्वर जो भी शेष बचे वो अपने कौन से स्वर है? दीर्घ स्वर। तो पीछे अपने पास कितने बच गए? 8। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 8। 8 अपने पास में कौन कौन से हैं? एक तो आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, बड़ा री है, ए, आई, ओ और औ। ये अपने पास में कैसे स्वर है? दीर्घ स्वर है। कैसे स्वर है? दीर्घ स्वर। संख्या कितनी है इनकी? 8। इनकी संख्या कितनी है? 8। अगर अपन लिखे इन्हें तो कौन कौन से हैं? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और बड़ा री, ए, आई, ओ और औ। ये अपने पास में कितने वर्ण हो गए? 8 वर्ण हो गए, जिन्हें अपन कहते हैं दीर्घ स्वर। ध्यान दीजिए, दीर्घ स्वर को बोलने में कितना समय लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। इनका उच्चारण करने में कितना समय लगता है? 2 मात्रा का समय लगता है। दीर्घ स्वर का उच्चारण 2 मात्रा के अंदर किया जाता है। अब अपन बात करते हैं तीसरे प्लुत स्वर के बारे में। ध्यान दीजिए, प्लुत स्वर एक 3 संख्या का चिन्ह, यह चिन्ह है। बस इसकी प्लुत स्वर की पहचान क्या है? यह चिन्ह आपको ध्यान रखना है। किसी भी वर्ण के आगे अगर यह चिन्ह लगाया हुआ है, इसका मतलब वो कौन सा स्वर होगा? प्लुत स्वर होगा। और इसका मतलब है कि 3 मात्रा का समय। कितना समय? 3 मात्रा का समय। किसी भी वर्ण के उच्चारण में कितना समय लेना है? 3 मात्रा का जितना समय होता है उतना ही वर्ण, उतना ही समय इस चिन्ह का होता है। जैसे देखिए, मैंने लिखा है आ। क्या लिखा है? आ। और उसके पीछे मैंने यह चिन्ह लगा दिया। इसका मतलब अब ये कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है। कैसा स्वर है? प्लुत स्वर। या फिर मैंने लिख दिया है यह भी कैसा स्वर माना जाएगा? प्लुत स्वर माना जाएगा, क्योंकि इसके पीछे ये क्या आया हुआ है? निशान आया हुआ है। जैसे मैंने शब्द लिखता हूं एक ओ, ये अपने पास में कैसा स्वर है? प्लुत स्वर है, क्योंकि पहचान क्या है? 3 संख्या का चिन्ह इसके अंदर आया हुआ है। और जिसमें यह चिन्ह देखा जाता है वो क्या होता है? अपना
प्लुप्त स्वर होता है। तो दोस्तों ये तो अपने पास में होगी स्वर के बारे में जानकारी, मूल स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। कुल स्वर कितने होते हैं? 13 स्वर होते हैं, जिनमें से 5 होते हैं अपने पास में मूल या ह्रस्व स्वर और 8 किस प्रकार के स्वर होते हैं? दीर्घ स्वर, जिनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है और प्लुप्त स्वर को 3 मात्रा का समय लगता है। निशान इसका चिन्ह यही है, 3 संख्याओं का चिन्ह इसकी यही पहचान है। आगे अपन बात करते हैं संस्कृत के अंदर व्यंजन की। तो अब अपन वर्णों का दूसरा प्रकार है व्यंजन। व्यंजन के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों, व्यंजन कितने होते हैं? 37। कितने व्यंजन होते हैं? 37। व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 37 और 13 अपने क्या होते हैं? स्वर। कुल मिला के कितने वर्ण हो गए? कुल 50 वर्ण हो गए। अब 37 वर्ण कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, क वर्ग के 5 वर्ण 5 और च वर्ग के 5, ट वर्ग के भी 5, त वर्ग के भी 5 वर्ण और प वर्ग के भी 5 वर्ण। कितने हो गए? कुल मिला के 25 वर्ण हो गए। ध्यान दीजिए, अपन इन 25 वर्णों को क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजन संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। ध्यान दीजिए, संस्कृत के अंदर व्यंजन को क्या कहते हैं? हल। व्यंजन को अपन क्या कहते हैं? हल भी कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है? 25। इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका उच्चारण करते समय जीवा का अग्र, मध्य या फिर पश्च भाग क्या होता है? स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जिनकी संख्या कितनी है? 25। 25 इनकी संख्या है। आगे देखिए अपने पास में अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण, अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं? य, र, ल, व। कौन से अपने पास में? य, र, ल और व। और फिर अपने पास में ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण कौन कौन से अपने पास में? च, 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 ह। ये हो गया अपने पास में क्या हो गए? ऊष्म वर्ण हो गए। ध्यान दीजिए, इन्हें अपन अंतस्थ वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि यह वर्ण स्पर्श और ऊष्म वर्ण के बीच में आते हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि स्पर्श व्यंजन और ऊष्म व्यंजन के ये बीच में आते हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ वर्ण। और ये ऊष्म वर्ण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका उच्चारण करते समय ऊष्मा अधिक बाहर निकलती है या शरीर से ऊष्मा का बाहर निकलती है, इसलिए अपन क्या कहते हैं? इन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिए, आगे अपने पास में है, एक तो है विसर्ग। विसर्ग, अनुस्वार और जिह्वा मूलीय और उपपद्यमानी। कुल मिलाकर अपने पास में कितने वर्ण हो गए? 25 वर्ण हो गए। आगे अपन अगली क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे इन वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है, ये वर्ण कौन से उच्चारण कौन से स्थान से उच्चारित होते हैं, उनके बारे में आज अपन आगे बात करेंगे। आज की वीडियो के इतना ही। आगे अपन मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में।